हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है क्लास 10th सीबीएसई बड़े भाई साहब, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको सारे शब्दों के साथ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वो क्वेश्चंस आते हैं ना कि चैप्टर बेस होते हैं। तो आपको जब तक आप चैप्टर अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक आप चैप्टर समझोगे नहीं, तो आप उसके आंसर्स नहीं दे सकते। मैंने यहाँ पे सारा चीजें डॉक्यूमेंट किया है। आपको इस चैप्टर के अंत में, लास्ट में, आपको सारे मुहावरे मिलेंगे। और मैंने सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको हाईलाइट किया हुआ है, उनको सारे उनके शब्दार्थ के साथ हाईलाइट किया है मैंने। तो आई होप कि आपको कोई भी चीज बोलते ना कि डाउटफुल नहीं रहेगी। एक बार आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप बड़े भाई साहब को बोलते ना कि अच्छे से समझ जाएंगे, और ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। बड़े भाई साहब का मतलब क्या होता है? जो आपसे बड़ा भाई होता है, दैट इज कॉल्ड द बड़े भाई साहब। ओके। तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे कक्षा। ओके। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम करना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। लेखक जो है, जो राइटर है, वो बता रहे हैं कि उनके जो बड़े भाई साहब है, जो उनके बड़े भाई हैं, वो उनसे कितने साल बड़े हैं? तो 5 साल बड़े हैं। ओके। और कौन से कितने दर्जे आगे पढ़ते? दर्जा मतलब क्या होता है? कक्षा। तो 3 कक्षा आगे पढ़ते हैं। और उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ाई शुरू की थी जिस उम्र में लेखक ने स्टार्ट किया था या शुरू की थी। लेकिन शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी पसंद नहीं थे। जल्दबाजी मतलब जल्दी, मतलब हर साल पास होना। एक प्रकार से कह सकते हो कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि उनके जो बड़े भाई साहब थे वो हर साल कक्षा में पास नहीं होते थे। हर कक्षा को 1 या 2 साल तक में पास किया करते थे। क्यों? बुनियाद ही खूब मजबूत ना डाला जाए तो आलीशान कैसे महल बन सकता है। उनका ये मानना था कि बुनियाद जो होती है, जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। मजबूत मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको एक बोलते ना, एक लंबी बिल्डिंग बनानी है, ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप उसका जो आधार होगा, जो उसका बेस होगा, उसको आप स्ट्रॉन्ग करोगे, राइट? तो बस यही उनका मानना था। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा, ये क्वेश्चन आपको आशय स्पष्ट में पूछ सकता है कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा। भाई साहब के विचारों के अनुसार से स्पष्ट कीजिए, ये क्या मतलब है या क्या आशय है। तो मतलब ये है कि बुनियाद मतलब आधार। बड़े भाई साहब का मानना था कि आधार जो होती है, जो बुनियाद होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप उसमें बिल्डिंग बोलते ना कि आप मकान पायदार बना सकते। पायदार मतलब क्या बोलते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लाइक दैट। तो बुनियाद उनकी मजबूत होनी चाहिए। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी, डांट डपट और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझे। वह स्वभाव से ही बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोल के बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य मतलब तालमेल। मसलन, जैसे कि एक बार उनकी कॉपी में मैंने इबारत देखा, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकाल सकूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का एहसास न हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात यहाँ पर मुहावरा, जिसका मैंने अर्थ भी यहाँ पे दिया हुआ। इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं? इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो ये कह रहे हैं, लेखक है वो ये कह रहे हैं कि मेरे भाई साहब दिन भर पढ़ाई करते थे, और वो मुझसे, जब मैं 9 साल का था तब वो 14 साल के थे, क्योंकि वो 5 साल का डिफरेंस था। और दिन भर वो मुझे निगरानी किया करते थे, मतलब देख रेख करना, तुम कहीं खेल तो नहीं रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। और डांट डपट मतलब हमेशा मुझे डांट डपट किया करते थे। अध्ययनशील थे, ये जो वर्ड है ना, वह स्वभाव से अध्ययनशील थे। भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। स्पष्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हरदम किताब खोले बैठे रहा करते थे, शायद दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। एक बार जब उन्होंने
लेखक ने अपने बड़े भाई की पुस्तक या कॉपी या नोटबुक जब देखी तो उसमें बहुत सारी चीजें थी। रिपीटेशंस वर्ड थे कुछ, लास्ट में एक किसी का फेस बना हुआ था। एंड द राइटर इज सेइंग, द लेखक इज सेइंग कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज ये मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात है, मतलब हैसियत से बढ़ चढ़ करके बोलने वाली बात हो जाएगी। वो मुझसे बड़े थे और वो मुझसे ज्यादा समझदार थे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, मतलब कठिन कार्य। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार हो उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। इस पैराग्राफ में लेखक अपने विचारों को बता रहा है, क्या मुझे इंटरेस्ट था, क्या मुझे बोलते हैं ना किन किन चीजों में मुझे इंटरेस्ट था, मैं क्या काम करता था। तो मैं क्या काम करता था, पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। किताब खोलना मतलब 1 घंटा भी मेरे लिए पहाड़ जैसा था, मतलब बहुत कठिन कार्य था। जैसे ही मैं अपने हॉस्टल से निकलता था तो कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां मिला, मतलब ये सारे काम उन्हें बहुत पसंद थे। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि लेखक को किन चीजों में रुचि थी या कौन सा कार्य करने में उन्हें अच्छा लगता था। तो आप यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स लिखोगे, कंकरियां उछालना, कागज की तितलियां उड़ाना, और कभी कोई मिल गया तो फिर तो क्या, चार दीवार पर मतलब खड़े होकर नीचे कूदना। फाटक, आपने देखा होगा जो पुराने जो घर हुआ करते थे उनके बाहर मेन गेट में एक बड़ा सा लोहे का फाटक हुआ करता था। उसमें बच्चे क्या करते थे, उसमें चढ़ जाते थे और आगे पीछे करते थे, उनको ऐसा लगता था कि वो मोटर कार में बैठे हो। तो ये सारे शब्द आपको वहां पर उस क्वेश्चन के आंसर में लिखने होंगे। रहे कितने कमरे में आते ही भले ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर, मतलब रौद्र रूप मतलब बहुत गुस्से से देखना, ओके, प्राण सूख जाते, भयभीत हो जाते, उनका पहला सवाल होता कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। आई एम साइलेंट, आई कांट से एनीथिंग। न जाने मेरे मुंह में यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, वॉट एवर आई डिड दैट्स आई, ओके, आई एक्सपेक्ट, आई बोलते ना कि मैंने उसको मान लिया है उसको। और भाई साहब के लिए उसके सिवा कोई और इलाज ना था। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करते थे। आप फील कर सकते हो जब आप बाहर से खेल कर आते हो तो आपकी मॉम, आपके डैड आपको जो जिस तरीके से शाउट करते हैं, जिस तरीके से आपको डांटते हैं या जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, सेम इज लाइक दैट। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी में पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, मतलब आसान कार्य। कि जो चाहे पढ़ ले, ऐरा गहरा नत्थु गहरा महत्वहीन व्यक्ति सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोंघा, मतलब कितने मूर्ख हो, ओके, कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखता तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है। इट मीन्स यूर, दिस इज योर दोष, ओके, दिस इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी बुद्धि का कसूर। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं फटकता, हमेशा पढ़ते रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे पे दो दो और तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। मतलब मैं एक एक ही साल में कोई भी दर्जा मतलब कक्षा में पास नहीं कर पाता हूँ। मुझे उसके को क्लियर करने के लिए, उसको पास करने के लिए 2 से 3 साल का समय लगता है। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद के वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्ज में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो। जब वो समझाते थे, जब वो बोलते थे, तो वो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स लेते थे। तो यहाँ पे किस चीज का एग्जाम्पल लिया उन्होंने? इंग्लिश का लिया है, अंग्रेजी, ओके। क्योंकि उस समय इंट्रोड्यूस हुई थी, या उस समय के लोग अंग्रेजी को बहुत बड़ी लैंग्वेज मानते थे और उनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती। तो वो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि तुमको अभी समझ नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ना कितना डिफिकल्ट है। लोगों को कई कई साल लगते हैं अंग्रेजी को पढ़ना और सीखने के लिए, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। और तुमको क्या लगता है कि तुम एक ही बार में सीख जाओगे? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 से 3 साल एक कक्षा को देना पड़ता है। तुम इसी तरह से अपना समय वेस्ट करोगे, वक्त को गवाकर, तो मुझे नहीं लगता कि तुम पास हो पाओगे। और अगर तुम्हें यही करना है तो तुम बेहतर है कि तुम घर चले जाओ। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? दादा मतलब उनके जो पेरेंट्स है, जो पैसा भेज रहे थे, उन लोग हॉस्टल में रहते थे, तो उनकी जो मेहनत की कमाई है उसको वेस्ट मत करो। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता।
जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी-ऐसी लगती बातें करते, ऐसी-ऐसी सुक्ति बाढ़ चलाते, जो कि मेरे जिगर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते। भाई साहब उपदेश देने की इस कला में निपुण थे। क्वेश्चन। ओके। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लेखक को जब भी वो कुछ गलत काम करते थे या जब भी वो खेल के वापस आते थे, तो भाई साहब उन्हें बहुत सारी उपदेश दिया करते थे। आप यहाँ पे इंग्लिश के शब्दों का उपदेश ले सकते हो, जो उन्होंने कहा कि तुमको क्या लगता है कि तुम अंग्रेजी पढ़ लोगे, तुम घोंघा हो, तुम एक ही साल मतलब बोलते हैं ना कि कई कई साल तुम्हें ये समय दी। ये सारी चीजें करके वो क्या करते थे, उनको समझाने की कोशिश करते थे कि तुम जिस तरीके से अपना समय वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, वो मत करो। सारे एग्जाम्पल्स, जो कठिन वर्ड है वो यहाँ पे दिए हैं, इवन मुहावरे भी दिए हैं, ठीक है। और हिम्मत टूट जाती, इस तरह ना जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर तक के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता है। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते, और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम कैसे तैयार की जा सकती है या शुरू की जा सकती है। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल नहीं होती थी। प्रातःकाल 6 बजे उठना, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर पढ़ने को बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, और फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे से स्कूल से वापसी होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, और फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक ही हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय मतलब अलग अलग विषय, फिर विश्राम। जब उनको डांट पड़ती थी, जब लेखक को उनके बड़े भाई डांटते थे, तो मन उनका बहुत टूट जाता था, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, बहुत दुखी हो जाते थे, और फिर से वो अपने आप को बोलते हैं ना, जान तोड़ कर मैं मेहनत करूंगा, फिर से अपने आप को इंकरेज करते थे और सोचते थे कि क्यों ना मैं ये मेरे बूते से बाहर है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे में इतनी ताकत है, समर्थ मतलब ताकत, कि मैं इतनी पढ़ाई कर सकूं, क्यों ना मैं घर वापस चला जाऊं। लेकिन निराशा के बादल फटते, मतलब होता है कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं, फिर कुछ कुछ समय बाद हमको बोलते हैं ना कि होश आता है, नहीं नहीं हम जो सोच रहे हैं दैट्स रॉन्ग, ओके वी हैव टू डू इट, और हम फिर से उसके लिए मन लगाकर पढ़ूंगा ये सोचता, और उसके बाद क्या करता, टाइम टेबल बना लेता, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाता, तो क्या टाइम टेबल बनाते, सारे शब्द सारे विषयों के लिए अलग अलग टाइम सेट करता, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, इतिहास मतलब हिस्ट्री, और भूगोल मतलब ज्योग्राफी, ये सारी चीजों के लिए वो अपना टाइम टेबल, आप भी यही करते हो, हम भी जब कुछ पढ़ाई आती है या फिर एग्जाम्स आता है तो हम टाइम टेबल बना लेते हैं, और वो टाइम टेबल को हम फॉलो करना चाहते हैं, तो बस वही वो कहते हैं कि मैं टाइम टेबल बना लेता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, टाइम टेबल बना लेना तो अलग बात है, लेकिन उसको फॉलो करना या उसको अपनाना अलग बात है। तो क्या होगा, लेखक जब बड़े भाई उसको डांटते थे, तब उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, मतलब वो बहुत दुखी हो जाता था, वो निराशा में डूब जाता था, ओके। आ, उसको लगता था कि शायद ये मेरा काम मेरे ये पढ़ाई लिखाई मेरे बूते के बाहर है, मतलब मेरे समर्थ के बाहर है, मेरी मेहनत मैं नहीं कर सकता। निराशा के बादल फटते, और वो क्या करता, छटपट एक टाइम टेबल बना। टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात है, लेकिन टाइम टेबल को फॉलो करना, समय सारणी को निभा पाना अलग बात है, ठीक है। टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसे अवेलना शुरू हो जाती, अवेलना करना मतलब इग्नोर करना, ओके। शुरू हो जाता, मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत, ओके, का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भी भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उनकी खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लगती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। क्वेश्चन, लेखक खेल कूद का तिरस्कार क्यों नहीं कर पाता था, क्या कारण था? तो उसे खेल कूद करना बहुत ज्यादा पसंद था। जब वह पढ़ने बैठता था तो उसे
मैदान की हरियाली याद आती थी, फुटबॉल के उछल कूद याद आते थे, हवा के हल्के हल्के झोंके याद आते थे, जिसके कारण वो घुड़कियां खाने को भी तैयार रहता था। मतलब वो भाई साहब की डांट फटकार भी खाने को तैयार रहता था, लेकिन खेल कूद उससे तिरस्कार नहीं किया जा सकता था। मतलब वो खेल कूद से दूर नहीं हो पाता था, क्योंकि खेल कूद करना उसे ज्यादा पसंद था, पढ़ाई करना उसे कम पसंद था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं, मतलब डांटना शुरू करूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, और उनके घाव पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी को और दुखी करना, का विचार ही लाजस्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने उस पर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत, मेरा अपमान, तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हैकड़ी जताने का साहस न हुआ, पर मेरे रंग ढंग ने साफ जाहिर किया कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने मुझे भाप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। अगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पड़ गए महज। क्या है यहाँ पे, जब सालाना इम्तिहान होना है, मतलब जो एनुअल एग्जाम्स हुए, उसमें ये भाई जो था, छोटा भाई, वो अच्छे नंबरों से पास हुआ, वो क्लास में प्रथम भी आया। अब उसमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसका ये हो गया कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो खेल कूद के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पास भी हो जा रहा हूँ, तो अब मैं क्यों डरूं। ये होता है, जब आप किसी काम को अच्छे से करने लगते हो तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, राइट। तो अब क्या किया उसने, वो कुछ बोलता नहीं था, लेकिन जो उसके हाव भाव थे, उसका जो बोलते हैं ना कि जो डर था भाई साहब के प्रति, वो अब कम होने लगा था। अब वो क्या करता था, आराम से खेल कूद किया करता था। और ये मन ही मन सोचता था कि अगर वो कुछ मुझसे बोलेंगे, तो मैं तो साफ साफ कह दूंगी, आपने इतनी पढ़ाई करके क्या किया, मैं तो खेल कूद करके भी क्लास में फर्स्ट आता हूँ। ये सारी चीजें भाई साहब भाप गए थे। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। भाई साहब का आतंक मुझ पर अब नहीं है, लेकिन भाई साहब ने इसे भांप लिया था, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। ये है एक क्वेश्चन, ठीक है, कि लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब ने इसे भांप लिया था, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। मतलब बड़े भाई को सब समझ में आ रहा था कि ये क्लास में प्रथम आ रहा है खेल कूद के बाद, तो अब इसका डर कम होते जा रहा है, और इसी कम डर के कारण अब ये पढ़ाई वापस से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने उसको फिर से पकड़ लिया और उसके मानो तलवार खींच ली, मतलब आक्रमण के लिए तैयार हुए और टूट पड़े। मतलब उसको इतनी सारी बातें कही। क्या कहा कि तुम्हें अहंकार हो गया है, तुम्हें दिमाग होना मतलब अहंकार हो गया है, तुमको लगता है कि तुम पास होते जा रहे हो तो तुम मतलब मुझसे बड़े हो गए हो। ऐसा नहीं है। किसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। आपको पता है रावण एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसमें सबसे गलत बात थी कि वह अहंकारी बहुत था, वो बहुत ज्यादा अहंकार करता था और इसीलिए उसका नाश हुआ। तो यहाँ पर वो बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाने के लिए रावण का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके पास उसके दास थे। अगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गए। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई और है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हें इतना सिर फिर गया है, मतलब तुम्हें इतनी ज्यादा घमंड आ गया है, या बुद्धि काम न करना।
तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मतलब तुम्हें किस्मत से कोई चीज मिल गई है, मतलब बाई लक तुमने ये क्लास पास कर लिए। अगर बटेर केवल एक ही बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लगती, कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाने पर पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह जिसका निशाना कभी खाली ना जाए। पहले उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया? रावण का। अब रावण के बारे में बता रहे हैं कि इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, बड़े भाई साहब का मानना था कि सिर्फ परीक्षा को पास कर लेना और अंक सूची में नंबर ले लेना, मार्कशीट में नंबर लेना इज नॉट ए, बोलते ना कि ये बुद्धि का विकास है। बुद्धि का विकास बहुत सारी चीजों से होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? यहाँ पर रावण का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो राजाओं में चक्रवर्ती था। बोलते ना कि अंग्रेज भी आज बहुत सारे राज्य का विस्तार करे, लेकिन वो चक्रवर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलते ना कि रावण की एक ऐसी, रावण का मान था। ओके, रावण बहुत ही बड़ा मही मतलब राजा था। बड़े बड़े राजा लोग उसको कर दिया करते थे, लेकिन क्या हुआ कि उसके घमंड ने ही उसको अंत तक पहुंचा दिया। तो बस यही कहना चाहते हैं कि इतना घमंड मत करो कि तुम्हें, बोलते हैं ना कि कुछ ना हाथ आए। कभी कभी क्या होता है कि आपका लक साथ दे देता है तो आप कक्षा में पास हो गए, लेकिन हर साल कक्षा में पास होना, हर साल कक्षा में अव्वल आना, ये ज्यादा जरूरी है। तो अंधे जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, मतलब सफल खिलाड़ी क्या है? जो कभी ना हारे, वो हमेशा जीतता जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। मेहनत, मतलब मेहनत में कष्ट का अनुभव करना। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो चुके हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के साथ में हुआ, समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया और सब नंबर गायब। सफाचट भी शून्य भी नहीं मिलेगा, सिफर मतलब शून्य भी नहीं मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों जो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स, कोडियो चार्ल्स, दिमाग चकरा जा खाने वाला खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे द्वयम स्वयं चरहुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना है। अब ज की जगह ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मोहतनियों मतलब परीक्षकों से पूछे कि आखिर ब ज और ज ब में क्या फर्क है। ओके, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या क्या फर्क है या क्या रखा है? अगर इन परीक्षकों को यह परवाह है तो वह तो वही देखते जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट रट डालें, और इसी रटत का नाम रखा है शिक्षा, रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा और आधार लंब से दुगना हो गया, पूछिए इसका प्रयोजन? दुगना ही नहीं चौगुना हो गया और आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा पास होना है तो ये सब खुरापात याद रखने मिले। ये जो पैराग्राफ है, ये जो पेज है, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में जा रहा है। ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बता रहा है। हमें क्या बताया जाता है? सारी चीजों को बाई हार्ट कर लो, सारी चीजों को रट डालो, और जब आप एग्जाम लिखते हो तो एक भी, बोलते ना, आपसे एक भी मिस्टेक अगर हो गई तो आपके नंबर चले जाएंगे, सिफर भी नहीं मिलेगा, मतलब शून्य भी नहीं देंगे, माइनस में चला जाएगा। अब क्या बताना चाह रहे हैं? सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जो उनकी कमियां हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, ये बताना चाह रहे हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब इंग्लिश, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में इतने सारी चीजें हैं कि जिसको आपको याद रखना पड़ता है। अगर आपने छोटा सा भी इधर से उधर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया अ ब ज, और अ ज ब में क्या फर्क है? आपने देखा होगा ए बी सी हम लिखते हैं ना, जब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करते हैं, अगर आपने ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया तो दैट्स अ रॉन्ग। ओके, कोई भी आपको फॉर्मूला गलत है या फिर आप एग्जाम्पल गलत दियो और आपके नंबर कट जाए, बस वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करिए। किसके लिए? अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए। एक अलग आया है यहाँ पे इतिहास। इतिहास मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने देखा होगा इतने सारे नाम है, यहाँ पे हेनरी दिया हुआ है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल, क्या आप खुद भी पढ़ रहे हो तो आपको भी पता है कि इतिहास इस लाइक, बोलते ना कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको सारे लोगों के नाम याद रखने, आपको ईयर्स याद रखने, आपको सारे नंबर्स याद रखने, और वो बहुत डिफिकल्ट। और आपने जरा सा भी इधर से 1947 को अगर आपने 1948 लिख दिया तो यकीनन मानिए कि आपको नंबर नहीं मिले। वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कितनी कमियां हैं,
कितनी गलतियां हैं। लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए, लोगों को रटत विद्या बोलते हैं ना, कि रट लो और जाकर वहां पर लिख दो, तब तुम पास हो जाओगे। तो ये सारी चीजें, और इसमें सारे जितने भी वर्ड्स आए हैं वो सारे आपके लिए बहुत बोलते हैं ना कि जरूरी है। अब इस वाले पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है कि बड़े भाई साहब शिक्षा प्रणाली में क्या कटाक्ष करते हैं, उनके अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली रटत विद्या पर आधारित है। ओके, हमारे यहाँ समझने से ज्यादा रटत विद्या को महत्व दिया जाता है। ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, जिस प्रकार वो समझाते हुए कहते हैं कि दाल भात खाई या भात दाल। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या खाया और आप मुझे बोलोगे कि मैंने दाल रोटी और दाल चावल रोटी सब्जी खाई, मैं बोलूंगी नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो चावल दाल रोटी सब्जी खाई। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे, बट दिस इज द चैप्टर। ओके, कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम होता है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, समय की पाबंदी मतलब क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कह सकते हो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, इसके ऊपर अगर आपको कोई ऐसे लिखने के लिए बोलता है तो मतलब उनके बड़े भाई साहब का कहना है कि यार ये तो सबको पता है, इसके बारे में लिखना क्यों है। सबको पता है कि समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना, पर इसके लिए लिखना क्यों है, वो भी कितने 4 पन्नों का। ओके, आ जाता है दूसरों का, उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत क्या है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत बचत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही है। पन्ने रंगना मतलब लिखना, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के। यहाँ छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में 2-4 पन्ने हुए नहीं, शायद 200 से 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए पर धीरे धीरे भी। मैं उल्टी बात है ना, यह है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं कि उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे तो ला, तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दर्जा मतलब मेरी क्लास में, और तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते हो। इसलिए मेरा कहना है, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझसे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांध लीजिए, नहीं तो पछताइएगा। क्या है यहाँ पर, समय की पाबंदी में आपको एक, वो कहते हैं कि लेट, आपको एक ऐसे लिखना है जो कि 4 पन्नों का है। किसको नहीं पता है कि समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप उसको लिखने में अपना समय वेस्ट कर रहे हो, ये उनका कहना है। ओके, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अध्यापकों के लिए मतलब टीचर्स के लिए है कि उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि बच्चों को बोलते हैं ना कि समय की पाबंदी में आप बता रहे हो और उनका समय भी वेस्ट कर रहे हो। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के तौर पर वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका कोई सिर पैर नहीं है। जो कह दिया गया है वही आपको करना है। ठीक है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, ये बात मेरी गिरह बांधना मतलब अच्छी तरह से समझना, नहीं तो आगे क्या होगा, तुम पछताओ। क्योंकि अभी तुम छोटे दर्जे पे हो, तुम अभी कम दर्जे पे हो। जैसे जैसे तुम बड़े होगे और मेरे दर्जे पे आओगे, तब तुम इन सारी चीजों को फील कर पाओगे कि कैसे पन्ने रंगने पड़ते हैं, कितना लिखना पड़ता है, और जो कि समय की बर्बादी होती है। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लगा, मतलब बिल्कुल टेस्टलेस, बोलते हैं ना कि इतना डांट खाने के बाद किसी को भी खाने में टेस्ट नहीं आएगा। जब पास होने पर तिरस्कार हो रहा है और फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिया। जब भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, मतलब इस लाइक सरप्राइज हूं मैं कि मैं स्कूल छोड़कर नहीं गया। लेकिन इतने तिरस्कार पे भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया पढ़ाई करने में। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ तो वो फिर लुप्त हो गया और चोरों सा जीवन कटने लगा। मतलब इतना उसको उपदेश दिया गया था। उपदेश देने की कला में, क्वेश्चन, बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में माहिर थे। ओके, सा उदाहरण बताइए। तो
बड़े भाई साहब बड़ी उनको अपने छोटे भाई को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया करते हैं। अभी यहाँ पे आप कितने सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। आप एग्जाम्पल दे सकते हो रावण का, ले सकते हो कि घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा कि जब तुम मेरे दर्जे में आओगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि अगर छोटा सा भी शब्द इधर से उधर कर दिया, ज्योमेट्री का अ ब स से स ब द कर दिया, तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। हेनरी का ले सकते हो, इतिहास में तुमने एक हेनरी की जगह दूसरे हेनरी का नाम लिख दिया तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। एंड द फिफ्थ वन, समय की पाबंदी पर। समय की पाबंदी पे तुम्हें 4 पन्ने लिखने के लिए कहा जा रहा है, ये भी तो एक समय की बर्बादी है। ये सारे एग्जाम्पल, मतलब वो इस तरीके से उपदेश दिया करते थे अपने छोटे भाई को, इस तरीके से वो समझाया करते थे। क्या बोल रहा है कि जो भाई साहब ने अपने भयंकर चित्र खींचा था, ऑब्वियसली सी बात है कि वो बड़े भाई साहब जितनी चीजें बता रहे थे उसको डर लगने लगा था, भयभीत हो गया था। लेकिन गनीमत है कि मैं अपना स्कूल छोड़ के नहीं भागा, लेकिन मेरी पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। अब क्या हो गया था, अब मैं फिर से अपने बड़े भाई से डरने लगा था। क्यों? क्योंकि वो जब होता था तब वो मुझे डांटने लगते थे। लेकिन मैं इतनी पढ़ाई करता था कि रोज का टास्क, मतलब जो आपका डेली होमवर्क होता है, जो दर्जे में मतलब क्लास में जलील ना हो, मतलब आपको जो डेली का होमवर्क दिया जाता था वो मैं कर लेता था, ताकि मुझे क्लास में इंसल्ट ना हो। तो ये सारी चीजें। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा सहयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने कुछ बहुत मेहनत नहीं की थी, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक। स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाल सकता। अगेन एग्जाम कंडक्ट हुआ, अर्ली ईयरली एग्जाम। और बड़ा भाई क्या हुआ, फिर से फेल हो गया। ओके। और छोटा भाई फिर से पास हो गया। लेकिन छोटा भाई खुश था, लेकिन उसको दुख इस बात का था कि बड़ा भाई फेल हो गया है। क्यों? इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर बड़ा भाई फेल हो गया था, उनकी इतनी मेहनत की थी कि उनका मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मतलब चेहरे की चमक चली गई थी, इतनी उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट में वो पास हो गए। तो कहते हैं ना कि किस्मत की बात कौन टाल सकता है, यहाँ पे एक है। मेरे और मेरे भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर आ गया था। कहाँ 3 दर्जे से स्टार्ट हुए थे, अब एक दर्जा रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे ही हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत नरम, कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार नहीं, उन्हें नहीं रहा। यह या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छता, मनमर्जी, मनमानी भी बढ़ गई थी। मैं उनकी सहिष्णुता, मतलब जो उनकी सहन शक्ति थी, का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। ओके। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट में होता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माझा देना, कंधे बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्या सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह ना देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजर में कम हो गया। जब दोबारा पास हो गया तब उसके मन में कुटिल विचार आया। कुटिल मतलब बोलते हैं ना कि एक प्रकार से बोलते हैं ना कि अरे यार, एक साल और भैया फेल हो जाते हैं तो वो मेरे साथ आ जाएंगे, और मेरे साथ जब आएंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं डांट पाएंगे। तो ये सारी चीजों से क्या हुआ कि जब बड़ा भाई भी थोड़ा नरम हो गया कि नहीं, अब क्या डांटू इसको, ये तो पास ही हो जाता है, मैं खुद फेल हो जाता हूँ। तो इससे क्या हुआ, इसको एक नया इंटरेस्ट पैदा हो गया, एक नया शौक आया। क्या शौक आया? कनकौवे उड़ाने का। ओके। तो कनकौवे मतलब क्या होता है? पतंग, काइट। ओके। तो इसको क्या किया जाता है कि पतंग उड़ाया जाता है, जब उसको काट काट दिया जाता है तो उसको पकड़ने के लिए लोग, जो कटी हुई पतंग रहती है उसको पकड़ने के लिए बच्चे भागते हैं। ये एक शौक आ गया था उसको। तो इसके लिए वो क्या करता था, चुपके चुपके भाई साहब से, उनको बिना बताए, सारी बोलते हैं ना प्लानिंग की जाती थी, टूर्नामेंट किए जाते थे, ये सारी चीजें वो उनको बिना बताए करता था। लिहाज करता था, रिस्पेक्ट करता था, लेकिन डर कम हो गया था। ठीक है।
एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौआ लूटने बेतहासा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनके स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल था। न मोटर कार थी, न ट्रम और न गाड़ियां। ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है ना, एक दिन संध्या समय, एक शाम के समय हॉस्टल से दूर कनकौवे लूटने की बेतहाशा। मैंने बताया ना, कनकौवा लूटना मतलब क्या? जो पतंग कट जाती है, ओके, वो जब जमीन में गिरने वाली रहती है उसको हम पहले पकड़ते हैं। वो पतंग जिसके हाथ में आती है वो विजेता होता है। आकाश, आंखें आसमान की ओर और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा है, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार संस्कार ग्रहण करने जा रही। ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, ये आपसे पूछा जाता है कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आप जब बेतहाशा होते हो, मतलब आपको बिल्कुल होश नहीं है, आप बिल्कुल बोलते हैं ना कि आपको ना, आप कुछ नहीं सोच रहे हो। तो ये एक दिन कनकौवे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है और इसकी आंखें आसमान, क्योंकि उसको वो पतंग को पकड़ना है, ओके। और कैसा फील कर रहा है? पथिक होना मतलब क्या होता है? यात्री होना। कि उसको ये लग रहा है कि उसका मन जो है आकाशगामी पथिक है, मतलब एक आकाश में उड़ने वाला एक पंछी है, या आकाश में उड़ने वाला एक व्यक्ति, एक उसका मन है या फिर यात्री है, और झूमता चला जा रहा है। कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे जो सोल होती है ना, जो आत्मा, जो स्वर्ग से निकल के किसी विरक्त मन में, मतलब नए संस्कार, मतलब कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो एक जब आत्मा निकल कर दूसरे शरीर में ग्रहण करी, ऐसा वो फील कर रहा है। और उसके पीछे पूरी के पूरे उसके दोस्त, जो वानर सेना कह सकते हो, वो पूरी के पूरी उसके दौड़ते जा रहे हैं। जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कार है, ना ट्रम है, ना गाड़ियां, मतलब खुला मैदान है, घास ही घास है। ना कोई गाड़ियां हैं, ना कोई ट्रम है, ना कोई कुछ भी नहीं है। बस हम हैं और मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे हैं और मैं पतंग को पकड़ने जा रहा हूँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ खेल के कनकौए के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। मुठभेड़ होना मतलब आमने सामने। वो मस्त अपने धुन में था और सडनली भाई से उसकी मुलाकात हो गई, या मुठभेड़ हो गई, या आमने सामने। तब वो भाई ने उसका हाथ पकड़ा और उनको कहा कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम ये बाजारी लौंडो, मतलब जो गांव के बच्चे होते, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनके साथ तो कनकौए मत उड़ाओ। तुम अब नीची जमात में नहीं हो। नीची जमात में तुम जब छोटी क्लास में नहीं हो, अब तुम 8वीं जमात में आ गए। और तुम्हें अपनी पोजीशन, जिस तरीके से तुम इस हर साल पास होते जा रहे हो, उसका भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट है या सुप्रिंटेंडेंट है। कितनी भी 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मतहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कौए के लिए या पतंग के लिए दौड़ रहे हो। इस पैराग्राफ में या इस पेज में बड़े भाई साहब उन लोगों के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो, जो लोग 8th स्टैंडर्ड तक पास हो जाते थे, वो नायब तहसीलदार बन सकते हैं, डिप्टी मतलब वो अपने छोटे भाई को कहीं ना कहीं इंकरेज कर रहे हैं कि तुम एक दो दर्जा और पास कर लोगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छे लोगों के साथ रहा करो, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, मतलब प्रतिभावान होकर भी गुणी हो, इसमें शक नहीं। लेकिन वे जेहन किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब तुम्हें उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे आज तुम्हारी ही जमात में आ जाऊं और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल में तुम मेरे समकक्ष, मतलब बराबर हो जाओगे। शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुझ में जो 5 साल का अंतर है, उससे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। ही सेइंग कि आई एम एक्सपीरियंस, ओके। तुम चाहे कितना भी कह रहे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। तो मैं, जो ये हमारे बीच का जो 5 साल का अंतर है, वो भले ही कक्षा से हट जाए, हो सकता है तुम मैं और एक ही क्लास में आ जाए, लेकिन जो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है, या मैं 5 साल का जो तुमसे बड़ा हूँ, वो कभी भी हट नहीं सकता। ठीक है, उसे खुदा भी नहीं मिटा, मतलब भगवान भी उसको मिटा नहीं सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है,
तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ मैं पढ़ने वाली हूँ वहां पे क्या बताना चाह रहे, एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देंगे यहाँ पे कि किस किस तरीके से उन्होंने, कि जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। चाहे तुम एमए, डी फिल और डी लीट क्यों ना हो जाओ, समझ किताबों पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात तक आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस, अनुभव और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और हम तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, मतलब तुम घबरा जाओगे, दादा को तार करोगे, टेलीग्राम करना, लेकिन उसके सिवाय तुम्हें कुछ ना सूझेगा। क्या बताना चाह रहे हैं, आप इस चीज को बहुत अच्छे से अपने घर में समझ सकते हो। जो आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मॉम है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज भी जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपके मॉम डैड उनको कॉल करते हैं, दे कॉल देम कि ये प्रॉब्लम हो गई। अगर ऐसा है तो आप क्यों कॉल कर रहे हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इतनी अच्छी जॉब करते हो, तो फिर क्यों आप, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। ओके, वो भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो अनुभवी है, उनके पास वो सारा ज्ञान है कि ये समस्या, ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। और वही चीज यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी जगह दादा को ऐसे किसी को तार ना देते, ना घबराएंगे, ना बदआभास होंगे, पहले खुद मर्ज पहचान का इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलेगा। क्या बोल रहे हैं, अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुम क्या करोगे, दादा को तार दोगे कि भैया बीमार हो गए जल्दी आइए। लेकिन अगर यही चीज अपोजिट हो जाएगी कि हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे दादा किसी को तार नहीं करते, घर पे ही पहले ट्रीटमेंट होता है, ये आप अपने घर में समझ सकते हो, ठीक है। पहले घर पे ही उपचार किया जाता है कि अरे थोड़ा सा विक्स लगाओ, जो वॉट एवर। तो वही चीज यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कही गई है। जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई के मुंह चुराने लगते हैं, मतलब आमना सामना ना करना, सामने ना आना। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा या बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी से, मतलब अच्छे नाम के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए किए हैं, और नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1,000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे तो खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार हो रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये गुरूर मतलब अहंकार, घमंड दिल से निकाल डालो। फिर तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते हो बेराह मतलब गलत रास्ते पर ना चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर या थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातें जहर लगती है, मतलब बुरी लगना। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। क्या एग्जाम्पल दिया, पहला कि जो उनके दादा थे उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, उनके पास बहुत कम पैसे आ रहते थे, और उनके लोग जो थे, उनके घर के जो सदस्य थे वो 9 आदमी, मतलब 9 पर्सन थे उनके घर में, लेकिन फिर भी उनका घर अच्छे से चलता था। लेकिन जब इनको घर के पैसे मिलते हैं, मतलब मंथली खर्च इनको दिया जाता है, ये 20-22 तक सारे पैसे खर्च कर डालते हैं। मतलब मैनेजमेंट, कैसे घर को चलाना है, कैसे घर को हर चीज को व्यवस्थित रखना है, ये एक्सपीरियंस से आता है। और वही चीज वो यहाँ पे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल किसका लिया है इन्होंने, अपने हेड मास्टर का लिया है। हेड मास्टर मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का, कि प्रिंसिपल 1,000 रुपये उनका महीना आता था, मतलब 1,000 रुपये उनको सैलरी मिलती थी, लेकिन वो फिर भी अपने घर का इंतजाम नहीं कर पाते थे। और यहाँ वहां से नहीं पढ़े, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। लेकिन जब से उनकी माँ ने ये सारी बंदोबस्त देखा या मैनेजमेंट देखा कि कैसे 1,000 रुपए को कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे घर का बोलते हैं ना कितने का राशन लाना है, कितने, तब से उनके घर में लक्ष्मी जी की बाढ़ आ गई। तो क्या बोलना चाहते हैं, तुम मानो नहीं मानो, मैं इस चीज को मानता हूं कि एक्सपीरियंस होना, मतलब अनुभव ज्यादा जरूरी है पढ़ाई से। तो यहाँ पे वो पढ़ाई से ज्यादा अनुभव को महत्व दे रहे हैं। मैं उनकी इस युक्ति से नतमस्तक हो गया। युक्ति मतलब जो उनका समझाने का तरीका था, जो उनका बोलने का तरीका था, जो उपदेश देने की कला में मैं नतमस्तक हो गया, मतलब मैं आज पूरी तरीके से उनके सामने झुक गया। मुझे आज सचमुच ही अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा,
हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसे कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर धागा लटक रहा था। लड़कों का एक गोल समूह पीछे पीछे दौड़ता चला रहा था। भाई साहब लंबे ही है ही उछल कर उसकी दौड़ पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस पैराग्राफ में क्या है, जब उसको अंडरस्टैंड करता है कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलतियां हैं, मेरे भाई साहब जो मुझे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और हर छोटी छोटी बात में मुझे समझाने की कोशिश देते हैं करते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका ये कारण है कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊं। तो आज मैं अपनी लघुता, मतलब मेरी छोटी बुद्धि थी, आज मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और जो आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, मतलब आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो आपका ये हक बनता है कि आप मुझे समझा सकते हैं। उसी समय कनकौआ आया और एक एक वर्ड यहाँ पे और आया कि मेरा भी मन करता है। बड़े भाई साहब करते, क्या तुमको नहीं लगता है कि मैं भी खेलने जाऊं, मैं भी क्रिकेट देखूं, मैं भी कनकौवे उड़ाऊं? लेकिन अगर मैं अगर बेराह चलूंगा, बेराह मतलब जब बड़ा भाई कुछ गलत काम करता है तो छोटा भाई उसको कॉपी करता है, राइट? तो उनका मानना है कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो तुम भी वही काम करोगे, तो फिर क्या मतलब रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है ये मेरा। तो मैं तुम्हें कभी बेराह नहीं चलने दूंगा। और उसी समय एक कनकौवा आया और उन्होंने हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि वो लंबे थे, और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। तो ये था आपका पूरा बड़े भाई साहब का सविस्तार। सारी चीजें यहाँ पर है। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन जो वर्ड्स होते हैं, वो भी मैंने इसको अंडरलाइन करके उसका अर्थ लिख दिया है। मुहावरे पूरे लिख दिए हैं। इवन मैंने यहाँ पे लास्ट 3 पेजेस है शायद, तीनों पेजेस में मैंने सारे मुहावरे जो इस पाठ पे आए हैं, सारे मुहावरे मैंने यहाँ पे विथ अर्थ मैंने डाल के रखा हुआ है, ताकि आपको, क्योंकि ये इसके मुहावरे मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे। ये मुहावरे जितने भी हैं, आई थिंक 40 और 45 समथिंग है, आपको ये याद करने हैं, क्योंकि यही मुहावरे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया हुआ है। और कठिन वर्ड्स के लिए तो मैंने सारे पेज में ही डाल के रखे हैं, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। हाँ, मुहावरे भी हैं, लेकिन मैंने मुहावरे इसको सारे के सारे पीछे में एक बार डाल दिया, ताकि आपको पढ़ने के लिए इजी हो जाए। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच।